नमस्कार फ्रेंड्स, आज की कहानी है पारदर्शी। राजश्री की रात आंखों में ऐसे रीस रीस के बीती कि सुबह उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। इतनी बेचैन तो वह कभी नहीं हुई। ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों अजीब अजीब घट रहा है, सब उसकी समझ से परे था। कहीं वह अपना मानसिक संतुलन न खो बैठे। वह बेहद चिंतित और डरी हुई थी। उसके मन में ये विचार आया भर था कि सिरफिरा शराबी पड़ोसी जो अपनी निहीर पत्नी को जब तब दरिंदे की तरह मारता पीटता रहता है, बाहर बिल्डिंग के चारों ओर नशे में गालियां देता घूमता रहता है, उसे ईश्वर सबक क्यों नहीं देता और उसके हाथ पैर क्यों नहीं तोड़ देता। शाम को पता चला कि उस शराबी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और दोनों पैर और हाथ और दाएं हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए हैं। राज सच में थोड़े ही चाहती थी ऐसा। वो तो उसकी बीवी की हालत देख गुस्से में उसके मन में ये विचार भर आया था। पिछले 5 वर्षों से वह लगातार महसूस कर रही है कि कुछ तो है जो उसकी सोच को सच बनते देर नहीं होती। अब तो वह सोचने से भी घबराने लगी। उसके दिमाग में विचार कौधा नहीं की कि उधर उसकी घटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले तो वह बेघर थी, उसका ध्यान ही नहीं गया इस ओर, लेकिन एक बार एक निकट संबंधी के लिए उसने अपने मन में आई बात को ऐसे ही कह दिया और वह सच हो गई। 4 वर्ष पहले उसकी चाचा की बेटी का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी चिंता को दूर करती राज एक दिन यूं ही बोली, अरे चाचा जी, क्यों चिंता करते हो? उसके लिए तो दूल्हा खुद चल कर आएगा और उसे 7 समुंदर पार ले जाएगा। ठीक 1 महीने बाद कुछ ऐसा ही घटा। किसी जान पहचान वाले के माध्यम से टोरंटो में सेटल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने घर आकर चाचा जी की बेटी को पसंद किया और 1 सप्ताह के अंदर शादी करके सच में 7 समुंदर पार ले गया। चाचा चाची की तो खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने सबको राज की भविष्यवाणी के बारे में बताया। तब राज ने पहली बार इस सच्चाई पर गौर किया, पर फिर भी उसे कोई चमत्कार जैसी बात नज़र नहीं आई। उसे यह केवल एक इत्तेफाक भर लगा था। उसके बाद अनायास ही एक दिन वह अपनी ममेरी बहन, जो कि विवाह के 8 साल बीत जाने पर भी मां ना बन सकी थी, उसके बारे में सोच रही थी। उसके दिल ने चाहा कि काश भगवान उसकी गोद भर दे और एक ही बार में बेटी बेटा दोनों उसकी गोद में डाल दें। 2-3 महीने बाद उसे पता चला कि उसकी बहन माँ बनने वाली है। समय आने पर पता चला कि उसकी बहन के जुड़वा बच्चे हुए हैं, और वो भी एक लड़का और लड़की। राज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छे ख्याल के सच होने की बात तो स्वीकार्य थी, लेकिन अप्रिय सोच के सच के बदल जाने की बात विचलित करने वाली थी। 2 वर्ष पहले उसके मन में अक्सर बालकन के सामने नीचे दिखाई देने वाली बस्ती में एक छोटे से मकान को देखकर न जाने क्यों यह विचार बार बार आता था कि वह जल्दी गिरने वाला है, जबकि वह अच्छी हालत में था। राज के दुख का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि एक ही दिन में वह मकान आधे से अधिक ढह गया था। ऐसी न जाने उसके मन में आई कितनी बातें सच होती रहती। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि वह अपनी सोच से घबराने लगी थी। दिलो दिमाग में 24 घंटे हजारों विचार आते जाते हैं, उन पर वह कैसे काबू कर पाती? वह तनाव में रहने लगी थी। खुद की सोच को अप्रिय घटनाओं के घटने का कारण मानकर वह कई बार गहरे अवसाद में डूब जाती। फिर किसी तरह वह अपने को उस अवसाद से बाहर उबारती। अपना अधिकतर समय पढ़ने लिखने और अन्य कामों में बिताती। अपने मन को अधिक से अधिक कामों में उलझाए रखती थी, पर उसके मन की यह ग्रंथि सुलझ ही नहीं रही थी। उस दोपहर राज अपने अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी के शोध के संदर्भ में कुछ किताबें लेने डेक्कन लाइब्रेरी गई थी। पूछताछ करने पर पता चला कि जो किताब उसे चाहिए वो कोई मिसेस बैनर्जी ले गई हैं, वो भी 15 दिनों के लिए। उसके मन में इच्छा हुई कि काश वो किताब मुझे जल्दी ही मिल जाए। उसने पुस्तकालय अध्यापक के पास जाकर अपना फ़ोन नंबर लिखवाया और कह दिया कि जब मिसेस बैनर्जी वो किताब वापस कर दे तो वह उन्हें सूचना दे दे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे उसे लाइब्रेरी से फ़ोन आया। जो पुस्तक वो लेना चाहती है वो मिसेस बैनर्जी ने कल शाम को लौटा दी है। क्या
खुशी और आश्चर्य से भरी राज इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी और तुरंत लाइब्रेरी पहुंच गई ताकि उसे अपने नाम से इशू करा सके। फिर भी उससे रहा नहीं गया और उसने पुस्तकालय अध्यक्ष से पूछ लिया, यह तो 15 दिनों के लिए इशू थी, इतनी जल्दी कैसे मिल गई? वे भी थोड़ा अचरज भरे स्वर में बोले, पता नहीं, मिसेस बनर्जी तो जब भी कोई पुस्तक ले जाती हैं कभी ड्यू डेट से पहले नहीं लाती और अक्सर रिन्यू करा ले जाती हैं, पर इस बार तो कमाल हो गया। राज मन ही मन कुछ सूत्र खोजती सी घर पहुंची। उसकी यह इच्छा कैसे चमत्कारी तरीके से पूरी हो गई। वह उत्साह से भरी घर पहुंची और प्रोजेक्ट पर काम करने लगी। इतनी उतावली हो आई कि लंच में शॉर्टकट लेते हुए वेजिटेबल पास्ता बनाया और किताब लेकर बैठ गई। उसने ज़रूरी संदर्भ खोज निकाले और अपने शोध प्रपत्र में उनका लेखन भी कर डाला। शोध प्रपत्र को शुरू से आखिरी तक ध्यान से निरीक्षक की तरह पढ़ा, खास जगहों पे कुछ काट छाट की और अंतिम रूप दिया। इस लेखा पढ़ी में 2 बज गए थे। अंगड़ाई लेती राज अपने मनपसंद लंच पास्ता को अनुग्रहित करने उठी तो देखा बेचारा ठंडा होकर जम गया था। किसी तरह उसे खाया, कीनू और कीवी का जूस ग्लास में डाला और उसे लेकर बालकनी में बैठ गई। नीचे आस पड़ोस के बच्चे आइस पाइस खेल रहे थे। 2 नन्ही लड़कियां पाटिका खेल रही थीं। दुनिया के झमेले से दूर वे कितने खुश और खेल की बारीकियों में व्यस्त थे। राज बच्चों की एक एक हरकत पर गौर कर रही थी। तभी नीले फ्रॉक वाली बच्ची उसे बार बार चोट खाई मुंह से खून निकलती नजर आने लगी, पर वह तो अच्छी खासी खेल रही थी। देखते ही देखते वह बच्ची न जाने कैसे पलटी खाकर औंधे मुंह गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। शायद दांत टूट गया था, एक हाथ भी छिल गया था। कंकड़ों पे गिरने से पैरों में खरोंच आई थी। अरे मैडम, अभी खाना ही हजम नहीं हुआ, चाय की सच में कोई गुंजाइश नहीं। कल्पी ने अपना पर्स उठा लिया। राज उसे विदा करने के लिए नीचे आई। कल्पी उसे जल्दी आने का स्नेह रिक्त निमंत्रण देकर अपनी कार में बैठ गई। लौटकर राज अपने लिए कॉफ़ी बनाई और अपना बचा हुआ काम पूरा करने लगी। शुक्रवार को अचानक कल्पी का फ़ोन आया। वह लगभग शोर मचाती सी बोली, अरे कहाँ है तू? कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ। तू है कि ठिकाना ही नहीं है, कोई उठाती ही नहीं है फ़ोन। सही सलामत तो है ना? अरे यार कल्पी, मैं फ़ोन वाइब्रेट पर लगाकर काम में लगी थी, पता ही नहीं चला तेरे कॉल का। सॉरी, बता कैसे फ़ोन किया? राज सफाई देती सी बोली, ओ मेरी राज, तेरे मुँह में घी शक्कर, तू बड़ी धुरंधर भविष्यवाणी है। पता है तेरी कही हुई बात सच हो गई। नरेन का ट्रांसफ़र पूना हो गया। वह अगले महीने ईस्ट स्ट्रीट ब्रांच में ज्वाइन करेगा। ये तो चमत्कार से भी ज़्यादा हो गया राज। सहसा ही राज के मुंह से निकला, नरेन का ट्रांसफ़र पूना हो गया? मजाक तो नहीं कर रही तू? तू तो कह रही थी कि ऐसा संभव नहीं है, फिर कैसे? कल्पी चीकी। एक राजश्री नाम की पहुंची हुई भविष्य दृष्टा ने कहा था कि नरेंद्र ही महीने में पूना आ जाएगा, तो वह आ गया। बस मुझे तो इतना पता है। राज फिर आश्चर्य में डूब गई। उसके मन में सहसा ही आए विचार सच कैसे होते जाते हैं। ये घटनाएं विकट प्रश्न बनती जा रही थी। पहेली, नितांत उलझी पहेली। अगले दिन राज मानव मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर सबरवाल के समय लेकर मिलने गई। उसने अपने साथ पिछले 5 वर्षों में घट रही घटनाओं की विस्तार से चर्चा की और कारण जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है कि कोई खास विचार मन में आया और वह सच होने लगता है। साथ ही वह अपने दिमाग में कौंधौने वाली दुर्घटना के विचार के घट सचित हो जाने पर दुख को दोषी मानती है और डिप्रेशन में आ जाती है। डॉक्टर सबरलाल ने बड़ी सहजता से राज को समझाया, परेशान मत होइए, टेक इट ईजी, अदरवाइज इट विल परफेक्ट यू एडवर्सली। कुछ लोगों का सुपर नेचुरल पावर इतना विकसित होता है कि उन्हें घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। वे जानकर कुछ नहीं सोचते, अचानक विचार उनके मन में कौंधते हैं और वे कभी तुरंत, तो कभी 1 सप्ताह, तो कभी महीने 2 महीने में सच होके घट जाते हैं। मेरी राय है आप लैरी डेजी की पुस्तक पढ़िए, आपको अपने कई सवालों का जवाब उससे मिलेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर एली गॉर्डन ने भी इस विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए हैं। लेकिन मेरे दिमाग में अनजाने विचार आते ही क्यों हैं सर? राज परेशान सी बोली।
प्रीमोनिशन भावी घटनाओं की पूर्व चेतावनी या पूर्वाभास होता है, जो विचार, ख्याल या सपने के रूप में आता है। ये इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि भविष्य में घटने वाली सच्ची घटनाएं होती हैं। राज ने फिर तर्क किया, पूर्वाभास क्यों होते हैं सर? डॉक्टर सावरलाल ने समझाया, अधिकतर दार्शनिकों का मत है कि घटनाओं के पूर्वाभास जीवन बचाने के लिए होते हैं। कई बार पूर्वाभास स्पष्ट नहीं होते। ये एक तरह की इंट्यूटिव वार्निंग होती है, जो अवचेतन मनस पे अंकित हो जाती है और कभी कभी व्यक्ति को नियोजित कार्यों को करने से मनोवैज्ञानिक तरह से रोकती है। इसे बहुत से चिंतन भविष्यवाणी भी कहते हैं। साइंस इसके स्टेज को आविष्कार करती है, लेकिन दार्शनिकों का मानना है कि इसे व्यर्थ की चीज़ मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि घटनाओं के पूर्वाभास की जानकारी और उनका वैसे ही घटना प्रमाणित करता है कि इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि नास्ट्रेडम ने अपनी मृत्यु की पूर्व घोषणा कर दी थी। जुलाई 1, 1566 को जब एक पुरोहित उनसे मिलने आया और वह जाने लगा, तो नास्ट्रेडम ने उससे अपने बारे में कहा कि वह कल सूर्योदय होने तक मर चुका होगा। इसी तरह अब्राहम लिंकन ने अपनी मौत का सपना देखा और अपनी पत्नी व अंगरक्षक को अपने कल से कुछ घंटे पहले इस बारे में बताया। दुर्भाग्यग्रस्त टाइटैनिक जहाज़, जो आइसबर्ग से टकराने के कारण 1912 में समुद्र में विलीन हो गया था, कहा जाता है कि उसके अनेक यात्री को जहाज़ के अवरुद्ध होकर डूब जाने का पूर्वाभास काफ़ी समय पहले हो गया था। फिर भी जहाज़ के सुरक्षा दल ने कुछ यात्रियों के इस पूर्व संकेत की अवहेलना की। उसके बाद जो घटा वह अपने एक आंसू भरा इतिहास है। राज ने सब्बरवाल के कहने से पूर्वाभास से संबंधित किताबें पढ़ी तो उसकी सोच में ठहराव आया। उसने गहराई से अपने पूर्वाभास का अध्ययन शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन शांत होने लगा। उसमें पूर्वाभास को सहजता से लेने का सहसा और मनोबल विकसित हो रहा था। उसने ईश्वर प्रदत्त अपनी इस शक्ति से दूसरों की मदद करने की ठानी। मई की उमस भरी दोपहरी थी। राज पढ़ते पढ़ते सो गई थी। 2 बजे के लगभग वह चौंक कर उठी। अभी अभी ताज़ा देखा सपना उसकी आंखों में रह रहकर लहरा रहा था, उसके दिलो दिमाग पे हावी था। वह तुरंत अपने पड़ोसी नायर परिवार को वह सब बताने को आकुल हो उठी थी। जो सपना उसने उनके बारे में देखा था, वो बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करने लगी। 5 बजते ही वो झटपट मिसेस नायर के घर गई। लंबे समय के बाद उसे देखकर मिसेस नायर उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ राज, बड़े दिनों बाद आई, कैसी हो? राज उखड़ी उखड़ी सी बोली, ठीक हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। यह सुनकर मिसेस नायर ने हैरत से पूछा, सब ठीक तो है ना राज? कोई भूमिका बांधे बिना अपने सपने के संदर्भ में उसने कहा, देखिए भाभी जी, आप नायर भाई साहब को 13 जून को नीले रंग की कार में कहीं मत जाने दीजिएगा। मिसेस नायर अविश्वास से भरी राज की बातों पर कुछ कुछ भरोसा करती हुई बोली, ठीक है, नहीं जाने दूंगी, पर ऐसी बातें क्यों कर रही हो जो तुम उन्हें रोकना चाहती हो? मैं वो सब 13 जून को ही बताऊंगी। कुछ उनके पास बैठकर वह घर आ गई। 13 जून की रात करीबन 8 बजे मिसेस नायर का फ़ोन आया। राज, मैं तुम्हारा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? तुमने इनकी जान बचा ली। आज सुबह नायर साहब अपने एक दोस्त के साथ गोवा के लिए निकले वाले थे। मुझे तुम्हारी बात पर ध्यान थी, सो मैंने इनको पूछा कि कैसे जा रहे हो, तो ये बोले कपिल शर्मा की कार से। फिर मैंने कार का रंग जानना चाहा, तो ये मेरा मजाक बनाते हुए बोले कि अब तुम उसका शेप, मेक और नंबर भी पूछोगी। क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मुझ पर कोई शक है तुम्हें? मैं अपने सवाल पे अड़ी रही तो ये मुस्कुराते हुए बोले, नीले रंग की कार है। मेरा दिल तो अनजानी आकांक्षा से भर गया। बस मैं इनको न जाने के पीछे पड़ गई। ये बड़े नाराज़ भी हुए, इतना है कि गुस्से में खाना भी नहीं खाया दोपहर का। तभी 4 बजे इनके एक जानने वाले का फ़ोन आया। फ़ोन करके बताया कि कवि जिस कार से ये गोवा जाने वाले थे, वह बीच रास्ते में ट्रक से टकरा जाने के कारण पूरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और शर्मा जी की हालत गंभीर है। यह सुनते ही इनका सारा गुस्सा हवा हो गया और फ़ोन रख के ये तुरंत मेरे पास आकर बोले, थैंक यू, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मैं यूं ही गुस्से से भरा बैठा था। तब मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में बताया।
क्या हम अभी तुमसे मिलने और तुम्हें शुक्रिया कहने आ सकते हैं, क्योंकि फिर इन्हें अपने दोस्त शर्मा जी को देखने अस्पताल जाना है। राज अपने पड़ोसी परिवार को एक भाग्य व दुख की छाया से बचा ले गई थी और मन ही मन में बेशुमार सुकून महसूस कर रही थी। साथ ही वो प्रो सवरवाल की शुक्रगुजार थी, क्योंकि उन्होंने ही उसे अपने पूर्वाभासों के साथ सहज रहना सिखाया था। उसे खुशी इस बात की थी, पूर्वाभास के जरिए से दूसरों की मदद कर पाने की सुखद अनुभूति को वो अब सदा महसूस कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो कहानी बहुत पसंद आई, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। धन्यवाद।